Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRJ. So today I am going to start the 14th lecture of National Income and Related Aggregates. We have completed the first chapter of this unit, that was Circular Flow of Income, in my past 10 videos. Those were starting 10 videos which were uploaded in this YouTube channel. ओके उसके बाद 11th वीडियो से हमने स्टार्ट किया क्या 11th वीडियो से 11th लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है सेकंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, 11th 12th एंड 13th में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट व्हाट, अ नॉर्मल रेसिडेंट. ओके, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इनको जितना बेटर अंडरस्टैंड करेंगे उतना आप नेशनल इनकम को अच्छे से एस्टिमेट कर पाएंगे. आप सबका रोल, सिग्निफिकेंस पता कर पाएंगे कि इनका नेशनल इनकम में क्या रोल है या फिर रोल नहीं है. नेशनल इनकम को किस तरीके से केयरफुली एस्टिमेट करें, इसको कंसिडर करें नहीं करें, इसको कंसिडर करना है तो इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डायमेंशंस है, वो सब चीज़ हम एक एक कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल रेसिडेंट. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट. तो देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं. ठीक है, बोलते हैं एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, who performs all economic operations या all economic functions in a particular area या in a particular territory. ठीक है, तो देखिए नॉर्मल रेसिडेंट्स की एक बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन, बड़ी ही सिंपल मीनिंग था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक पर्टिकुलर टेरिटरी में सारे के सारे इकोनॉमिक फंक्शंस लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, ये सारे के सारे इकोनॉमिक फंक्शंस उसके एक टेरिटरी में होते हैं, तो वो उस टेरिटरी का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है. ठीक है, सारे के सारे इकोनॉमिक फंक्शंस वो एक ही टेरिटरी में कर रहा है, तो वहां का क्या कहलाएगा, वहां का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा. लेकिन आपको पता है आज की डेट में मॉडर्न इकोनॉमीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की पेस भी बढ़ चुकी है और साथ साथ सारी इकोनॉमीज ओपन अप हो चुकी हैं, इकोनॉमीज क्लोज नहीं हैं, इकोनॉमीज ओपन अप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक फंक्शंस बड़े ही क्या हो चुके हैं, बड़े ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं. समझ रहे हो. तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जाके थोड़ा सा नॉर्मल रेसिडेंट में हमको क्या होता है, मुश्किल आती है, क्योंकि आज की डेट पे आपको पता है लोग कमा कहाँ से रहे हैं, खर्च कहाँ कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया. तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया, थोड़ा सा मोल्ड किया गया और समझा गया कि भाई, और इसको ऐसे भी समझा जाता है, और एनी पर्सन हु spend 1 year or more in a particular territory, तो he will be known as the normal resident of that particular territory. ठीक है, थोड़ी सिंपल सी बात है. तो आपको पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि भाई रेसिडेंट उन्हीं को कहा जाता है जो सारे के सारे इकोनॉमिक फंक्शंस एक पर्टिकुलर टेरिटरी में करते हैं. लेकिन आज की डेट में टेरिटरीज इतनी मॉडर्न हो चुकी है, इकोनॉमिक ऑपरेशंस इतने रैपिड हो चुके हैं, ओपन इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, सारे इकोनॉमिक फंक्शंस एक ही टेरिटरी में हो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा उसको एनालाइज कर पाना मुश्किल है. तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर कोई भी बंदा, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन रिसाइड करता है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में फॉर 1 year और मोर, एटलीस्ट फॉर 1 year और 1 year और मोर, तो ही विल बी नोन एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट टेरिटरी. तो ऑब्वियसली अगर वो रिसाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां से कुछ ना कुछ उसका अर्निंग का भी कुछ ना कुछ सोर्स होगा, स्पेंडिचर तो कर ही रहा होगा अगर रिसाइड कर रहा है, अर्निंग में से जो स्पेंडिचर के बाद बच रहा है सेविंग भी कर रहा होगा, वहीं रहता है तो कुछ ना कुछ हो सकता है इन्वेस्ट भी कर रहा हो कैपिटल. तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया है ताकि हमको ईजिली समझ में आए. लेकिन दिमाग में हमेशा क्या जाना चाहिए, भाई नॉर्मल रेसिडेंट उसी टेरिटरी का, तो इकोनॉमिक फंक्शंस उसी टेरिटरी में होने चाहिए. ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं और इंक्लूड नहीं होती, वो मैं आपको बताता हूं.
तो देखिए हमने नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग और उसका इम्प्लीकेशन समझ लिया कि देखिए जो सारे अपने बेसिक इकोनॉमिक फंक्शंस एक ही टेरिटरी में परफॉर्म कर रहे हो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आए तो ये देख लो कि कोई भी पर्सन इंस्टीट्यूशन रिसाइड कर रहा है एक टेरिटरी के अंदर फॉर 1 ईयर और मोर, तो वहाँ का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट्स। आपको पता है टूरिस्ट्स का पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ विजिट इज रिक्रिएशन, फन। ठीक है, तो उनका कोई ऐसा पर्पस, इकोनॉमिक पर्पस नहीं होता, या किसी भी टेरिटरी में जाके वहां के इकोनॉमिक ऑपरेशंस को बूस्ट करना, इकोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म करना, वो उनका पर्पस नहीं होता। तो जब भी टूरिस्ट दूसरी कंट्री में जाते हैं, दूसरी टेरिटरी में जाते हैं, ठीक है, तो हम टाइम पीरियड को ज्यादा कंसीडर ना करके उसके पर्पस को ध्यान में रखते हैं। पर्पस उनका इकोनॉमिक सपोर्ट देना ऐसा है नहीं। हाँ वो जाएंगे, आप सोचेंगे कि सर खर्चा तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं करना चाह रहे कि भाई मेरे को इंडियन गवर्नमेंट को या फिर टैक्स देना है, या फिर मेरे को इंडियन गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मुझे इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो चलो मैं इंडिया घूम के आता हूँ या इंडिया की सारी चीजें घूम के आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंडिया को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना है। ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों जाते हैं हम टूरिज्म पे, क्यों जाते हैं हम, अपने खुद के रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, खुद के, कि भाई मैंने अब खूब कमा रखा है, मेरे को शांति चाहिए, फिर मैं घूम के आना चाहता हूँ, खुद के रिक्रिएशन के लिए। हम उस दूसरी टेरिटरी के डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोच के नहीं जाते। तो अगर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं या हमारी कंट्री में फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, है ना, कंट्री के अंदर फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, अभी तो नहीं है, ठीक है, होप सो इट विल बी व्हाट बैक सून। ओके, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो ये हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कभी भी नहीं कहलाएंगे, कभी भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनके हमारे इकोनॉमिक फंक्शन से इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे करने में कोई रोल नहीं। स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने खुद के रिक्रिएशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, खर्चा उतना ही वहां पे करेंगे जितना खुद को वसूल करना है। बड़े रैशनल है, समझदार है। आ जाओ ये मेडिकल पेशेंट्स, प्रैक्टिशनर्स। कई बार मेडिकल पेशेंट्स आते हैं हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में हम जा सकते हैं, ठीक है, अपने इंडिया में आयुष, है ना, सिस्टम, आयुर्वेद, ये जो है पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा, योग, ये बड़े ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं उपचार कराने। कई बार वो यहाँ पे एक साल से ज़्यादा भी रहते हैं, लेकिन फिर वही बात कि उनका पर्पस यहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट का नहीं है, इकोनॉमिक फंक्शंस को सप्लीमेंट करने का नहीं है। वो तो अपनी प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं, अपने ट्रीटमेंट की वजह से आ रहे हैं, अपने खुद के वेलफेयर की वजह से आ रहे हैं, अपनी हेल्थ की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिशनर्स, कई प्रैक्टिशनर्स भी आते हैं कि भाई अब मैं सब कुछ छोड़ के, या फिर मान लो कि मैं यहाँ पे योग या आयुर्वेद की कुछ सीखने आया हूँ, तो अगर ये भी आ रहे हैं खुद के ही इकोनॉमिक पर्पस की वजह से आ रहे हैं, वापस जाएंगे, यहाँ पे आ गए, बस गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए, सारे इकोनॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन अगर ये वापस गए, यहाँ पे प्रैक्टिस करके वापस गए, तो ऑब्वियसली ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। पेशेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, वो ट्रीट होने के बाद, सही होने के बाद वापस जाएंगे। प्रैक्टिशनर्स भी प्रैक्टिस करके वापस चले गए, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना। फिर देखो ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स। कई बार क्या होता है, हमको इंटरनेशनल रिलेशंस निभाने पड़ते हैं, तो इसमें कॉल में, है ना, कई बार कॉल पे हमको कई सारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं हेल्प करने, थोड़ी क्या नाम है, सपोर्ट करने। जैसे कि आपने कई पिक्चर्स में देखा होगा, इंटरपोल की पुलिस कई बार इंडियन पुलिस को बुला रही है, आपने पिक्चर देखी होगी किक, है ना, रणदीप हुडा जाता है वहाँ पे, जहाँ पे भी जाता है वो उसको डेविल को पकड़ने, जो भी होता है, क्या मतलब था, ठीक है, लेकिन गया तो एक वो क्या यहाँ का ऑफिशियल बन के वहाँ पे गया। अब मान लो किसी पर्टिकुलर केस में वो बिजी है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो भी है, लेकिन वो उस कंट्री के इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए थोड़ी गया था, कहलाएगा तो अभी भी वो क्या है, इंडियन पुलिस कहलाएगा ना, इंडियन पुलिस इन फॉरेन, जो भी है, वो वहाँ पे हेल्प करने गया। इसी तरीके से होता है। तो अगर इस तरीके भी ऑफिशियल्स दूसरी कंट्री में जा रहे हैं किसी पर्पस से, तो वहाँ पे भी वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं, अपनी होम कंट्री के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है ना। बॉर्डर वर्कर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये थोड़ी सी इनफॉर्मल चीज है। देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना बॉर्डर पे जो रहते हैं, जो डेली वर्कर्स होते हैं ना, डेली वेज वर्कर्स, तो बॉर्डर पे रहते हैं, तो कई बार वो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, डे इन एंड डे आउट दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर्स टू फाइंड वर्क समवेयर, व्हाट, बॉर्डर के उस पार या बॉर्डर के इस पार, जहां भी काम मिल जाता है वहां पे काम करने जाते हैं। ये हमारे नेपाल बॉर्डर के पास बहुत है,
ठीक है। कई सारे लोग होते हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करके जाते हैं अपनी डेली वर्क के लिए। अगर उनको वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी फैक्ट्री में, किसी मान लो किसी विभाग में थोड़ा बहुत काम मिल रखा है डेली वर्क, तो वो जाते हैं वापस आ जाते हैं, बॉर्डर पे ही तो रहते हैं, कोई लंबा चौड़ा डिस्टेंस तो है ही नहीं, ठीक है। और कई जगह के बॉर्डर एरियाज इतने सिक्योर नहीं होते, इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेट नहीं होते, इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या नहीं होती, वहाँ पे आर्मी मिलिट्री नहीं होती, जिसकी वजह से बेचारे वर्कर्स डे इन डे आउट बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने वो पिक्चर भी देखी होगी बजरंगी भाईजान, है ना, उसमें एक बंदा लोगों को बॉर्डर से आर पार कराता है। तो वो इनफॉर्मल सिस्टम है, हमको पता है दैट इज नॉट सो लीगल, लेकिन पीपल आर डूइंग इट फॉर कैरिंग देयर लाइवलीहुड, ठीक है। तो अगर मान लो कोई इंडियन है और वो बॉर्डर पार करके जा रहा है नेपाल में, वहाँ पे कोई चीज़ बेच के आ रहा है, या फिर मान लो वहाँ पे कहीं दिहाड़ी पे डेली वेज पे काम करके आ रहा है, वापस घर आ जाता है शाम तक, क्योंकि बॉर्डर पे ही तो रहते हैं। ऐसा थोड़ी बॉर्डर पार करने का मतलब 100 किलोमीटर जाना, हो सकता है कुछ कदमों का ही डिस्टेंस हो, जाते हैं काम करके आ जाते हैं। तो वो फिर नेपाल का नॉर्मल रेसिडेंट थोड़ी हो जाएगा, वो कहलाएगा तो क्या, इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि अभी भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडियन टेरिटरी के लिए। फिर एक और एग्जांपल दे रखा है क्रू वर्कर्स। आपको पता है ना, कई बार शिप्स होते हैं, क्रूज होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके साथ कई सारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कुछ इंजीनियर्स, कुछ क्रू हमेशा साथ में चलते हैं, क्योंकि भाई शिप जा रही है इंटरनेशनल वाटर में, कहीं पे भी गड़बड़ हो सकती है। मान लीजिए कुछ हमारा किसी कंट्री में स्टे था थोड़े टाइम के लिए, तो वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ पर्पस है। तो ऐसी कोई जो क्रू उस शिप या उस एयरक्राफ्ट के साथ जा रही है, दूसरी कंट्रीज में जा रही है, तो कभी भी दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, वो अपनी होम कंट्री का ही नॉर्मल रेसिडेंट होगा। तो देखो आपको इन एग्जाम्पल से सीखने को क्या मिलेगा, समझने को ये मिलेगा कि भाई नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं जिसका एक पर्टिकुलर टेरिटरी के इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ इंटरेस्ट है ना। यहां पे मैंने देखो टूरिस्ट का एग्जांपल दिया, पेशेंट्स का, ब्यूरोक्रेट्स, वर्कर, जो भी है, इन सब का अपनी होम कंट्री या होम टेरिटरी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट था। ये चाहते थे कि इकोनॉमिकली सपोर्ट अपनी होम कंट्री को करें, अपनी टेरिटरी को करें। तो जिस भी तरफ उनका ऐसा सपोर्ट रहता है, जिस भी तरफ वो रिसाइड करते हैं, जहां पे भी वो प्रिफर करते हैं कि इकोनॉमिक फंक्शंस यहां पे परफॉर्म करेंगे, तो उनको हम वहां का नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मीनिंग भी बताया, कंडीशन भी बताई, कुछ एग्जांपल्स भी दिए, और भी कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आ सकते हैं। आप तो कंडीशन पे जाइए, ये देखिए कि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, ये रिसाइड कहाँ कर रहा है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ, बेसिक इकोनॉमिक फंक्शंस कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लीजिए और भी बच्चों के साथ शेयर करिए। क्या पता घर पे बैठे बैठे सभी बच्चों का 12th इकोनॉमिक्स का कोर्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए विद ऑल द बेनिफिट्स। Okay, so if you are having any doubt, you can comment in the comment box and I will solve each and every query of yours. Okay, so thank you everyone.